नमस्कार, मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा शाह। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की कृतिका भाग 2 के पाठ माता का अंचल पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो आइए पहले हम लेखक परिचय पढ़ें, शिवपूजन सहाय के बारे में जानें, उनकी जीवनी पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। उसके बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ दी। शिवपूजन सहाय गद्य के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियां देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि है। उन्होंने अपनी कृतियों में समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं आदि का चित्रण किया है तथा शोषण के प्रति अपनी आवाज उठाई है। उनकी भाषा सरल व सहज है। आंचलिक शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। शिवपूजन सहाय का निधन वर्ष 1963 में हुआ था। माता का अंचल पाठ की रूपरेखा पढ़ें। माता की अंचल पाठ लेखक शिवपूजन सहाय के बालपन से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बालपन की जिज्ञासाओं, खेलों, सहजता, शैतानियों का सजीव चित्रण किया है। यह कहानी पिता और पुत्र के प्रेम से आरंभ होती है। माता के बगैर बच्चों का जीवन अधूरा है, किंतु भोला के पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। भोला की भोर पिता के साथ आरंभ होकर रात पिता के साथ ही समाप्त होती है। उसके पिता उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। भोला जैसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भोला भी उन्हें बहुत प्यार करता है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हो जाती है जहां एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि पिता पुत्र के बीच प्रेम जितना भी गहरा हो, परंतु बच्चे के लिए उसकी मातृत्व छाया बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ का आंचल वह स्थान है जहाँ आकर सभी प्रकार के भय, चिंता, निराशा, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भोला सांप को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वह भागकर आता है तो पिता के स्थान पर माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित पाता है। इस कहानी का शीर्षक माँ और बच्चे के बीच प्रेम को समर्पित है। इससे हम यह नहीं कह सकते कि पिता का प्रेम माँ के प्रेम से कम था, परंतु माँ की स्नेही छाया की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आइए पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को विस्तार से पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड से उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने और दूध पीने तक का नाता था। वह पिताजी के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिताजी प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच
कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल, एक धातु है, कि बर्तन में एक कटोरा में गोरस अर्थात दूध और भात सान कर भी खिलाते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। माँ के साथ भोलानाथ का संबंध। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानते और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी अपने भोलेनाथ को। फिर बच्चों की शैतानियाँ और खेल। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था, जिसमें मिट्टी के मिठाइयों की दुकान, चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी के जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। घरौंदा, उस घरौंदे में धूल की मेड़ की दीवार बनाई जाती थी, तिनकों का छप्पर बनता था, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पोटियों की किवाड़ आदि। और इसी प्रकार से अन्य सामानों से बच्चे ज्योनार अर्थात दावत की तैयारी करते थे। इसके बाद बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। जब पंगत अर्थात सभी लोगों की पंक्ति बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर जमीने अर्थात भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी जो ही दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। बच्चों की खेती, खेल खेल की खेती कर रहे हैं बच्चे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते और फसल तैयार की जाती। फसल भी होता, फिर फसल होते देर न लगती थी कि बच्चे उसे हाथों हाथ रौंद देते थे। फसल काट कर उसे पैरों से रौंदना, फिर उसे क्या करते थे, कसोरे पर सूप बनाकर उसार कर मिट्टी के दिए से तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर लेते थे। वो खेल खेल में ही बच्चे सारा कार्य करते थे। फिर इसी बीच उनके बाबूजी भी आ जाते थे और पूछ लेते थे कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलियान छोड़कर भाग जाते थे हंसकर। इसके बाद बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ाना। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन कर घुले आम खाते थे। पर एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया था
पूरे बादल काले हो चुके थे। मेघ गरजने लगे थे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डरकर भाग चले और बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। बीच में मुसन तिवारी मिल गए रास्ते में। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9 2 11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। बेचारा भोलानाथ फंस गया। फिर बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा और फिर वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। जब भोलानाथ उनके साथ घर जाने लगा तो रास्ते में भोलानाथ को उसके साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते खेलते गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिल गया और मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगा। कहानी का अंत कुछ इस प्रकार होता है। भोलानाथ और सांप का तमाशा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सारे बच्चे बेतहाशा भागने लगे और भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों में छलनी हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय उसके बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने जब भोलानाथ को इस हाल में देखा तो वो भोलानाथ को पुकारने लगे, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। फिर झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपने लगी। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने अपनी माँ का आंचल को नहीं छोड़ा। अतः इस प्रकार हमारी कहानी माँ का आंचल समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।